डेट है आज 5 मार्च 2022। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सागर परिक्रमा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। सागर परिक्रमा एक मिशन होगा, एक कैंपेन है, अभियान है जो शुरू की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। ये मंत्रालय इसको शुरू करेगा। परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर लगाना। कहाँ की चक्कर लगाएंगे? सागर की। और कौन से सागर की? हमारे इंडिया के आसपास, हमारे इंडिया के जो कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं इनके आसपास ये परिक्रमा करेंगे। किस लिए करेंगे? इसका लक्ष्य क्या है? किस लिए घूमेंगे ये? इनका लक्ष्य ये है, जो भी कोस्टल फिशर फोक की प्रॉब्लम है, कोस्टल एरियाज़ में, इंडिया के तटीय क्षेत्र पे जो भी लोग फिशरमैन हैं, मछली उत्पादन करते हैं, जो भी स्टेक होल्डर जितने भी इन्वॉल्व हैं फिशिंग करने के लिए, मछली उत्पादन करने के लिए, उन सब की समस्याओं को सुनेंगे और उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये नेविगेशन जर्नी होगी जो सारे कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं हमारी, जैसे अंडमान निकोबार और हमारा लक्षद्वीप, ये वाला पार्ट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसके आसपास भी ये परिक्रमा होगी, ताकि जितने भी फिशरमैन या फिश फार्मर्स या कोई भी स्टेक होल्डर है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया जा सके, समझा जा सके। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं 75 साल के इंडिपेंडेंस होने की उपलक्ष्य में, उसका ही पार्ट है ये सागर परिक्रमा। इसमें ग्रेट फ्रीडम फाइटर को सल्यूट किया जाएगा। फिर ये सेलर या फिशर हैं जो, यानी कि जो फिशिंग करते हैं और जो नाविक हैं यहाँ पे सेलर हैं, उनके लिए एक तरह से ये उनका सम्मान बढ़ाने के लिए परिक्रमा भी है। परिक्रमा स्टार्ट कहाँ से होगी? ये परिक्रमा स्टार्ट होगी गुजरात में, जो मांडवी प्लेस है वहाँ से स्टार्ट होगी फर्स्ट फेज में। और ये परिक्रमा गुजरात की और डिस्ट्रिक्ट से होते हुए भी निकलेगी आने वाले कुछ और फेज में। जो सागर परिक्रमा का पहला ये फर्स्ट जो ये स्टार्ट होगा फर्स्ट फेज, वो आज से स्टार्ट होगा, यानी कि 5 मार्च 2022 से। और कब तक चलेगा ये इसका एंड होगा 6 मार्च 2022 को। कहाँ पे? पोरबंदर में। यानी कि ये मांडवी से पोरबंदर तक जाएगी पहली परिक्रमा फर्स्ट फेज में। जितनी भी ये डिस्टेंस है ये कवर की जाएगी मांडवी के कोस्ट लाइन से लेके अरेबियन सी, ये गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होते हुए जाएगी। और गल्फ ऑफ कच्छ में जो रुकमती रुकमती नहीं है, रुकमावती जो रिवर है वो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में गिरती है। गल्फ ऑफ कच्छ में गुजरात में यहाँ पे ये ख़त्म होगी। रुकमावती जो रिवर है ये साउथ फ्लोइंग रिवर है, साउथ की तरफ बहती है, यहाँ से निकलती है भाई साहब। ये गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, ये वाला जो गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट से, और ये यहाँ पे निकलती है, यहाँ पे गिरती है कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में, और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है एक तरह से इंट्रैक्शन प्रोग्राम भी है, यानी कि कांटेक्ट करेंगे जो फिशरमैन है, फिश कम्युनिटी हैं और भी स्टेक होल्डर हैं जो इन लोकेशन पर रहते हैं कोस्टल एरियाज़ पे, उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का निवारण ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितना भी इसमें जो प्रोग्राम किया जा रहा है ये सब फिशर फोक, फिशर फार्मर, इनकी सॉलिडेरिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, यानी कि इनके लिए एकता का काम करेगा ये। और आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है हमारा उसको भी ये प्रमोट करेगा, उसी के स्पिरिट को लेके ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या इम्पोर्टेंस होगी इस प्रोग्राम की? इम्पोर्टेंस ये होगी कि जो मैरीन फिशरीज़ है इस सेक्टर को सस्टेनेबल बैलेंस किया जा सकेगा। मैरीन का मतलब ओशन में जो फिशरी, मछली उत्पादन जो किया जाता है, इसका सस्टेनेबल बैलेंस किया जा सकेगा और फूड सिक्योरिटी की जा सकेगी हमारे राष्ट्र के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो फूड क्या है? मछली है। मछली उनके फूड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो फूड सिक्योरिटी भी की जा सकेगी। दूसरा, ये जो कोस्टल पीपल है, फिशर कम्युनिटीज है जो मछली उत्पादन करते हैं, इनके लिए तो ये लाइवलीहुड का काम करता है, जीवन यापन का काम करता है। और इनके जीवन यापन का काम करेगा तो अगर मान लो ये मैरीन जो फिशरीज है ये इम्प्रूव होगी, ये प्रमोट होगी, तो इनकी जो इनकम इंक्रीज होगी। तो एक तरह से मैरीन इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्शन किया जाएगा इसमें, और फिशर कम्युनिटी की लाइवलीहुड को भी सिक्योर किया जाएगा, साथ साथ उनकी फूड सिक्योरिटी को भी सिक्योर किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। ओशन देखो एक वाइटल इकोनॉमी है, एक वाइटल है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओशन।
और सिक्योरिटी के लिए भी और लाइवलीहुड के लिए भी। देखो ओशन क्या है, देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई घुसपैठ आ रहा है, इसके सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो आसपास कोस्टल एरियाज़ पर लोग रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए, क्योंकि उनका तो पूरा लाइवलीहुड इनकम जो भी उनकी जनरेट होती है फिश से होती है, मछली का उत्पादन करने और उससे बेचने से, और उनके फूड सिक्योरिटी के लिए तो है ही, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है 9 मैरीटाइम स्टेट और 4 यूटीज़ को मिला के 8118 किलोमीटर के लगभग है, जो यहाँ पे फिशर फोक यानी कि जो मिलियंस ऑफ कोस्टल फिशर कम्युनिटी लोग रहते हैं यहाँ पे, उनकी लाइवलीहुड सिक्योर करता है। हमारी कंट्री में फिशिंग सेक्टर का क्या सिनेरियो है, कितना मछली उत्पादन होता है हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन हमारे इंडिया में होता है, एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। और हमारा इंडिया 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश सेक्टर में, मछली उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है, और मछली निर्यात में यानी कि एक्सपोर्ट करने में 4th नंबर पे आता है। पूरे वर्ल्ड का 7.7% प्रोडक्शन करते हैं हम फिश का, पूरे वर्ल्ड का। 2.8 करोड़ पीपल से ज़्यादा इस सेक्टर पे, फिशिंग सेक्टर पे डिपेंड है, लेकिन अभी भी हमारा जो पोटेंशियल है फिशिंग उत्पादन का वो अनटेप्ड है, यानी कि आगे और भी मछली उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। 2014-15 से देखें तो हमारा जो फिश प्रोडक्शन रहा है वो ग्रोथ रहा है, डबल डिजिट से ज़्यादा एवरेज एनुअल ग्रोथ रही है, लगभग 10.87% ग्रोथ रही है। और 2020-21 के दौरान फिश प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया है हमने 145 लाख टन, इतना किया है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 बताता है कि इतने लाख 145 लाख टन फिश प्रोडक्शन हमारे इंडिया में हुआ है। इंडिया में जो फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर है, जो एनुअल ग्रोथ पिछले 5 साल की देखें तो 7.53% हुई है, और कंट्री ने 12.89 लाख मैट्रिक टन फिशरीज प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए हैं, जिसके जरिए 46,662 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं एक्सपोर्ट करके 2019-20 में। अगर डॉलर में देखें तो यही 6.68 बिलियन डॉलर रुपए, मतलब डॉलर कमाए हैं इंडिया ने फिश को एक्सपोर्ट करके। इसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां फिशिंग सेक्टर में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो रोड वगैरह जो कोस्टल एरिया से कनेक्टेड नहीं है अच्छे रोड से, और स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ये फैसिलिटीज़ की अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, ये चैलेंजेस हैं कुछ। इनके बावजूद भी हमारे इंडिया ने 10% से ज़्यादा एनुअल ग्रोथ रिकॉर्ड किए। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट्स ऑन द मून चैलेंज, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो मून पे वाट्स का मतलब है यहाँ पे पावर, बिजली, चंद्रमा पे बिजली का एक चुनौती, चैलेंज, ये एक अभियान है, प्रोग्राम है, मिशन है, ये मान लो नासा का। नासा आप सब लोग जानते हो, जैसे हमारे इंडिया का इसरो है, स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया की, ऐसे ही नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जो स्पेस के लिए रिसर्च वगैरह करती रहती है, आसमान में सैटेलाइट वगैरह भेजना वगैरह। नासा का ये चैलेंज है व्हाट्स ऑन मून चैलेंज। क्या कारण है इसका चैलेंज का लॉन्च करने का? इसका मेन मकसद है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट और स्टोरेज। अगर मून पे, चंद्रमा पे कोई मान लो सैटेलाइट वगैरह भेज रहे हैं या कोई भी मिशन भेजा जा रहा है, तो उसके लिए एनर्जी जनरेट करना, बिजली जनरेट करना, पावर जनरेट करना, ये सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है नासा के द्वारा। ये एक फ्लाइट, स्पेस में फ्लाइट भेजने के लिए भी, या फ्यूचर में कोई लूनार सरफेस पे ऑपरेशन करना है, लूनार सरफेस का मतलब मून पे कोई ऑपरेशन करना है, कोई भी मान लो मिशन भेजना, उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है, क्योंकि देखो कोई भी मिशन भेजोगे, सैटेलाइट वगैरह भेजोगे, अभी क्या है कि सोलर एनर्जी से उसको एनर्जी दी जाती है, सोलर पावर से, सूरज से बनने वाली बिजली से उसे एनर्जी दी जाती है। अब ये नया कुछ पावर क्रिएट करने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं मून पे, चंद्रमा पे। इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? देखो चंद्रमा पे तो एक्सप्लोरेशन के लिए काम आ ही सकता है ये, और वहाँ पे कोई मान लो मिशन लॉन्च करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ अर्थ पे भी ये नए पावर के ऑप्शन ढूंढ सकेंगे हम, यानी कि नई तरीके से बिजली बना सकेंगे अगर ये चैलेंज सक्सेसफुल हो गया तो। नासा की ये सेंटर है, नासा का ग्लेन रिसर्च सेंटर, उसने इसको मैनेज किया है, ये क्लेवलैंड में लोकेटेड है, और ये सेंटेनियल चैलेंज है नासा का, उसी का पार्ट है।
बस इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है कोणार्क टेम्पल टाउन टू बी ए 100% सोलर टाउन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में। ये उड़ीसा ने प्लान किया है अभी, जो कोणार्क टेम्पल बना हुआ है जिस टाउन में, वो कोस्टल टाउन है, कोस्टल टेम्पल टाउन भी बोलते हैं, यानी कि तट पे बना हुआ है वो, और यहाँ पे मंदिर है। ये उड़ीसा भाई साहब तट पे बना हुआ है ये टाउन। तो इसको क्या है, 100% सोलर टाउन बनाना है, यानी कि यहाँ पे जो बिजली यूज हो वो सोलर पावर से बनी हुई हो, सोलर एनर्जी यूज हो, सूर्य से बनने वाली बिजली का यूज किया जाए इस पूरे के पूरे शहर में। यानी कि इसको इंडिया का फर्स्ट फ्यू जीरो इमिशन सिटी या टाउन बनाना है, उड़ीसा का ऐसा प्लान है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस टेम्पल के बारे में जानना। देखो स्पेशल लेक्चर में हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोणार्क का ये सन टेम्पल है, जो कोणार्क जगह है यहाँ पे उड़ीसा में, वहाँ पे ये बना हुआ है। इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है इसका लेक्चर। ये उड़ीसा भाई साहब देख रहे हो आप, और यहाँ पे ये टेम्पल है, ये वाला, ये आप देख रहे हो, ये वाला टेम्पल जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये कोणार्क का टेम्पल, एक कोस्टल टाउन है यहाँ पे कोणार्क का। इसी के पास देखो यहाँ पे पुरी का टेम्पल है। ये कब बनाया गया था, 13th सेंचुरी में बनाया गया था ये। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गिगांटिक चैरियट है, गिगांटिक का मतलब होता है बहुत बड़ा, और चैरियट मतलब रथ। एक रथ है जो सन गॉड के लिए, सूर्य भगवान के लिए है ये। 12 पेयर व्हील के हैं इसमें, जो पहिए हैं इस रथ के वो 12 जोड़े, यानी कि टोटल 24 व्हील हैं, और उन्हें 7 घोड़े खींच रहे हैं। ऐसी आकृति बनी हुई है इस टेम्पल पे। किसने बनवाया था ये, गंगा डायनेस्टी के, गंगा वंश के राजा थे, रूलर थे, किंग नरसिम्हा देव वन, इन्होंने बनवाया था ये टेम्पल। इस टेम्पल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर दिया गया है 1984 में, इसकी ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस देखते हुए। और ये टेम्पल देखो कलिंगा आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें कलिंगा जो यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था, साम्राज्य कलिंगा किंगडम, उसके आर्किटेक्चर यानी कि जैसी उसकी बिल्डिंग इमारतें बनी हुई होती थी, उसी का एक एग्जाम्पल है ये। कलिंगा आर्किटेक्चर की, हेरिटेज की, एक्जोटिक बीच और साइलेंट नेचुरल ब्यूटी का एक परफेक्ट मिक्स है, ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स। ये हमारे जो एक एक्ट बना हुआ है 1958 का, नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, ये अमसर का एक्ट है 1958 का। इसके द्वारा ही 1959 में रूल्स बनाए गए थे, उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। उड़ीसा में देखो ये थर्ड लिंक है, उड़ीसा में एक गोल्डन ट्रायंगल माना जाता है 3 टेम्पल का। एक टेम्पल है जगन्नाथपुरी का टेम्पल, एक है कोणार्क का टेम्पल, और एक है भुवनेश्वर में कैपिटल सिटी है। ये तीनों को गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है, उनमें से एक है ये। कोणार्क के टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं, और जगन्नाथ का जो टेम्पल है पुरी में जो बना हुआ है उसको वाइट पगोडा बोलते हैं, वाइट पगोडा। यहाँ पे देखो एंशियंट टाइम में जब भी लोग सेलर थे जो नाव से समुद्र के जरिए आते थे, तो इसको नेविगेशनल लैंडमार्क की तरह समझते थे ब्लैक पगोडा को, यानी कि समुद्र से दूर से ही दिखाई देता था ये, और इसी डायरेक्शन में वो चलते रहते थे। यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं पिलग्रिमेज करने के लिए, तीर्थ स्थान की तरह समझा जाता है हिंदू कम्युनिटी में ये। चंद्रभाग मेला लगता है यहाँ पे फरवरी के महीने में हर साल, तो यहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ को लोकेशन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ इतना जानना आपको को लोकेशन में कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दूसरे के सर्वर को यूज किया जाता है। मान लो एक आदमी है, यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है, कोई कंपनी है इंटरनेट की, इंटरनेट चलाने की, और सर्वर लगा हुआ है, उसका सर्वर काम नहीं करता, तो यहाँ पे कोई दूसरा सर्वर काम कर रहा है, तो उसके सर्वर को यूज किया जा सकता है एडिशनल फीस देके। तो यही है को लोकेशन। उसकी पावर सप्लाई के, बैंडविड्थ के लिए, पावर सप्लाई के लिए और कूलिंग वगैरह के लिए ये सर्वर, स्टोरेज ऑफ डेटा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकेशन फैसिलिटी के जरिए उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और उसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जा सकता है उसके सर्वर को। नेक्स्ट टॉपिक है सामर्थ रामदास। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो सामर्थ रामदास जी एक गवर्नर हैं भाई साहब, किसके, महाराष्ट्र के। एक ही गवर्नर होते हैं सभी स्टेट के। ये गवर्नर हैं बीएस कोश्यारी। इन्होंने कहा कि सामर्थ रामदास ये छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे।
तो इसको लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ यहाँ पे मिनिस्टर हैं, कुछ यहाँ पे एमपी हैं, उन्होंने, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने डिसअप्रूव किया इसको कि नहीं वो गुरु नहीं थे इनके, तो इसलिए ये न्यूज में आए। तो कौन है सामर्थ रामदास जी, इनके बारे में जानते हैं। ये हैं भाई साहब इमेज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं रामदास जी। ये संत थे रामदास जी, इनका नाम संत रामदास भी कहा जाता है इन्हें, या रामदास स्वामी भी कहा जाता है, या सामर्थ रामदास। इंडियन मराठी हिंदू संत थे ये, मराठी भाषा में लिखते थे ये, पोइट थे, कवि थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक, राइटर, लेखक, स्पिरिचुअल मास्टर थे ये हिंदू जो डेटी हैं भगवान राम के और हनुमान के ये भक्त थे, डिवोटी थे। इन्हें फेमस नाम से नारायण के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो जन्म होता है महाराष्ट्र की जो जालना डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जंब प्लेस है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे करुणास्ताकाश, दस्तबोध, युद्धखंड, सुंदरकांड, युद्धकांड और सुंदरकांड, पूर्वारंभ, अंतर्भाव, चतुर्थमान, आत्माराम, पंचमान, पंचसामासी, मंच, ये मन पंचक और जना स्वाभ गोसावी, ये बहुत सारी इन्होंने बुक लिखी। इतना बुक आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। रामदास जी आने वाले और जो पॉलिटिशियंस थे 19th-20th सेंचुरी में, जो फ्रीडम स्ट्रगलर भी थे हमारे इंडिया में और सोशल रिफॉर्मर थे, उनके लिए भी इन्होंने इंस्पिरेशन का, प्रेरणा का काम किया रामदास जी ने। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने इनसे इंस्पिरेशन ली, राजवाड़े जी ने, केशव जी ने, रामचंद्र रैनाडे जी ने। नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू टू गेट विलेज डिफेंस ग्रुप। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो विलेज में, जम्मू कश्मीर के जो विलेज हैं, गांव हैं, उनमें कुछ रेजिडेंट हैं, उनको बनाया जाएगा वीडीजी, विलेज डिफेंस ग्रुप। ये अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट ने। अभी देखो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को 2019 से, और इसका डीलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा है। डीलिमिटेशन प्रोसेस का मतलब है कि जैसे मान लो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को देख ही लेते हैं मैप पे। ये जम्मू कश्मीर है भाई साहब। जम्मू कश्मीर में जो भी मान लो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एरिया है भाई साहब, जिनसे एमएलए या एमपी इलेक्ट होके आएंगे, वो एरिया डिफाइन करना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीलिमिटेशन प्रोसेस। डीलिमिटेशन कमीशन करता है इसको, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, इससे पहले ये विलेज डिफेंस ग्रुप बनाया गया है। विलेज डिफेंस ग्रुप होंगे, आर्मी है जो हमारी, वो इनको यहाँ पे ट्रेनिंग देगी और अपॉइंट किए जाएंगे। यहाँ पे 8 से 10 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। ये सेम रैंक और पे मिलेगी इन्हें डायरेक्टली, हर महीने इनके अकाउंट में पेमेंट दे दी जाएगी। पहले यहाँ पे पुलिस के साथ साथ एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर, 1 से 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर को वीडीजी के साथ यहाँ पे अपॉइंट किया जाता था, यानी कि इन्हें जॉब दी जाती थी। लेकिन अब ये डिसअप्रूव कर दी, डिसकंटिन्यू कर दी। इनके अलावा 8 से 10 मेंबर को हर एक गाँव में ये वीडीजी बनाया जाएगा, विलेज डिफेंस ग्रुप में होंगे। इनको पेमेंट भी दी जाएगी और इनको साथ साथ में ट्रेनिंग देने के बाद जॉब पे रखा जाएगा। क्या काम करेंगे ये? काम ये करेंगे, देखो ये इन एरियाज़ को डिफेंड करेंगे। ये मान लो कोई थ्रेट आए, खतरा आए, तो यहाँ पे हर एक विलेज में ये लोकल पुलिस की सहायता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोकल पुलिस है जो बहुत ही कम है। तो ये विलेज डिफेंस ग्रुप के जो लोग होंगे ये प्रोटेक्शन देंगे आतंकवादियों से, या कोई भी घटना हो जाती है, रियोट्स हो जाते हैं या कुछ भी हो जाते हैं। कश्मीर वैली में भी ये, इस पार्ट्स में भी, कश्मीर वैली का जो पार्ट है उसमें भी ये ऑपरेट करेंगे विलेज डिफेंस ग्रुप्स। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू इनेक्ट लॉ फॉर 3 कैपिटल्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को कहा है कि आपको 3 कैपिटल बनाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा है? और कोर्ट ने कहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो एक्ट लेके आया और उसने पहले एक्ट को रिपील कर दिया है, ये आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 का एक है, आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पुलिंग स्कीम रूल्स 2015। इनके अकॉर्डिंग ये क्या है, कैपिटल सिटी जो कैपिटल सिटी बनाने जा रहा है, यानी कि आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी बनाने जा रहा है, वो 3 राजधानी बनाने जा रहा है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं है शिफ्ट करने की, लेजिस्लेशन को शिफ्ट करने की, बाइफरकेट करने की या ट्राइफरकेट करने की, यानी कि कैपिटल 2 कैपिटल बनाने की, 3 कैपिटल बनाने की ये पावर नहीं है आंध्र प्रदेश को। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर है, पार्लियामेंट अलोन कॉम्पिटेंट टू डील विद सेटिंग अप लेजिस्लेचर। केवल और केवल पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर बना सकता है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल ऑर्गन स्टेट का बना सकता है।
ये पावर कहाँ पे दी गई है? आर्टिकल 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट पावर है, ये इम्प्लिसिट पावर है, यानी कि ये पूरे साफ साफ तरीके से लिखी नहीं गई, लेकिन आर्टिकल 4 के द्वारा ही ड्राइव की जाती है पार्लियामेंट की पावर। और आर्टिकल 4 ये डिक्लेयर करता है, अगर मान लो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 2 में दिया हुआ है कि पार्लियामेंट कोई भी नया स्टेट एडमिशन कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है, कोई भी हमारे इंडियन टेरिटरी में एडमिट कर सकता है नया स्टेट, कोई भी नया राज्य। और आर्टिकल 3 में ये दिया गया है नया स्टेट बना सकता है, अल्टर कर सकता है किसी भी एरिया को, या बाउंड्री को चेंज कर सकता है, किसी भी नाम चेंज कर सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स का, ये आर्टिकल 3 में है। और जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर पार्लियामेंट करता है, वो आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो पार्लियामेंट करता है, ये अमेंडमेंट नहीं समझा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक आपका ये सुधार संशोधन नहीं समझा जाता है। तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ऐसा आंध्रा हाईकोर्ट ने कहा। इशू क्या है? नवंबर 2021 में जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है वो फ्रेश एक एक्ट लेके आई थी, और आंध्र प्रदेश ने ये एक्ट को रिपील कर दिया था, एक रिपील एक्ट लेके आई थी, कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट 2020 ये लेके आई थी। और एक लेके आई थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजनल एक्ट, ये 3 कैपिटल बनाने का टारगेट था आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। इसने पहले जो एक्ट बने हुए थे उनको रिपील किया, यानी कि कैंसिल, रद्द किया, और नए एक्ट बना के ये डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहती है, यानी कि विकेंद्रीकरण। 3 कैपिटल का जो इशू है 31 जुलाई 2021 से चलता आ रहा है। इसने एक आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020 को नोटिफाई किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, और एक एक्ट लेके आया था पहले जो आंध्र प्रदेश में एक्ट बना हुआ था उसको रिपील करने के लिए, रद्द करने के लिए, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 ये एक्ट लेके आए थे। इसके द्वारा 3 कैपिटल बनाई जानी थी। अमरावती होती लेजिस्लेटिव कैपिटल, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का यहाँ पे लेजिस्लेचर होता, विधानसभा बनी होती अमरावती में। और विशाखापत्तनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती, वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव है, सीएम वगैरह, उनके कार्यालय होते, ऑफिस वगैरह होते। जो कुरनूल है, कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल होती, इसमें हाई कोर्ट होता आंध्र प्रदेश का। तो 3 कैपिटल बनाने का ये रखा था। ये कहाँ कहाँ पे है? देखो, कुरनूल यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, अमरावती बीच में, और विशाखापत्तनम यहाँ पे नदन साइड में। नीड क्या थी 3 कैपिटल की? नीड इसलिए थी, स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पे 3 कैपिटल जब बनेंगी तो इक्वल डेवलपमेंट होगा, डिफरेंट रीजन में अलग अलग डेवलपमेंट होगा। अगर एक जगह कैपिटल होगी तो सिर्फ सारा विकास वहीं पे होगा, अगर 3 जगह कैपिटल होंगी तो 3 जगह और लगभग पूरे स्टेट में विकास होगा। ये इम्प्लीमेंट करना क्यों डिफ़िकल्ट है? जो आइडिया है 3 कैपिटल का, क्यों इससे परेशानी क्या है, क्यों ये डिफ़िकल्ट है, कठिन क्यों है? एक तो कोऑर्डिनेशन है, लॉजिस्टिक फियर। देखो भाई साहब, इतनी दूर दूर ये कैपिटल होंगी तो कोऑर्डिनेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा तीनों प्लेस में, क्योंकि देखो हर एक चीज़ से ज़रूरत पड़ती है, एग्जीक्यूटिव से भी, लेजिस्लेचर से भी, और जुडिशल ऑर्गन से भी। नेक्स्ट एक डिफ़िकल्टी है टाइम एंड कॉस्ट ट्रेवल। जो विशाखापत्तनम है 700 किलोमीटर दूर है कुरनूल से, 400 किलोमीटर दूर है अमरावती से, और अमरावती कुरनूल डिस्ट्रिक्ट की ये डिस्टेंस है 370 किलोमीटर। अब देखो इतना दूर जाना, एक आदमी को काम है डिस्ट्रिक्ट में भी, मान लो जुडिशियल ऑर्गन से भी काम है, जुडिशरी से भी काम है, और आपका लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव में भी। मान लो जब पार्लियामेंट नहीं, यहाँ का जो लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा में जब आएंगे एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव बनेगा मान लो अलग डिस्ट्रिक्ट में, और अलग सिटी में, तो इतना किलोमीटर वो सैर करके आएंगे, यानी कि चल के आएंगे 370 किलोमीटर अमरावती से कुरनूल, और अगर उनको जाना है विशाखापत्तनम से कुरनूल तो 700 किलोमीटर। तो इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों ज़्यादा ही लगेंगी। क्या हमारे इंडिया में कोई और भी स्टेट है जिसमें एक से ज़्यादा कैपिटल है? बिल्कुल है, महाराष्ट्र है, उसमें 2 कैपिटल हैं, मुंबई और नागपुर। मेन कैपिटल तो महाराष्ट्र की मुंबई है, लेकिन नागपुर में विंटर सेशन लगता है स्टेट असेंबली का। जो सर्दियों में जो सेशन लगता है महाराष्ट्र की असेंबली का, विधानसभा का, वो नागपुर में लगता है। एक हिमाचल प्रदेश में भी है, मेन कैपिटल तो शिमला ही है, लेकिन एक धर्मशाला भी कैपिटल है, उसकी विंटर कैपिटल के नाम से जानते हैं, क्योंकि विंटर में यहाँ पे काम सारा धर्मशाला में होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो शिमला में विंटर में, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और धर्मशाला में इसकी अपेक्षा थोड़ा कम सर्दी पड़ती है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पहले देखो जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, इसमें भी 2 कैपिटल थी, जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर और जम्मू विंटर कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये स्टेट हटा ही देगा यार।
नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये प्रोसीजर ये है, हमारे डिफेंस सेक्टर को इंडिया में सेल्फ रिलायंस बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, कि हम दूसरे कंट्री से जो इक्विपमेंट है डिफेंस के ज़्यादा इंपोर्ट ना करें। तो ये अभी नया ड्राफ्ट अप्रूवल दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये 9 प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दी है। 4 प्रोजेक्ट मेक 1 के अंदर और 5 प्रोजेक्ट मेक 2 के अंदर। ये नई जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पॉलिसी है 2020 की, इस प्रोसीजर के थ्रू ही अप्रूवल दिया है 9 प्रोजेक्ट को। इन प्रोजेक्ट के जरिए डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। क्या क्या इक्विपमेंट बनाए जाएंगे ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें टैंक वगैरह बनाए जाएंगे, इंडियन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एयरबोर्न इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड वगैरह बनाए जाएंगे, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में काम आने वाले इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। जो डैप है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 है, जो ये नई पॉलिसी बनाई गई थी। इससे पहले 2016 की पॉलिसी थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर ऑफ 2016। ये अक्टूबर 1 से ये ख़त्म कर दी और अक्टूबर 1 से 2020 की पॉलिसी लागू हो गई। डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर है, इसमें पॉलिसी और प्रोसीजर है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना बजट देगी और एक्विजिशन और प्रोक्योरमेंट के लिए, यानी कि मान लो कहीं से हथियार वगैरह खरीदने हैं, इक्विपमेंट डिफेंस के लिए खरीदने हैं, एक्वायर करने हैं, उनके लिए कितना बजट होगा। इसमें आर्म फोर्स के साथ साथ कोस्टल गार्ड की जो फोर्स है वो भी इंक्लूड है। नई पॉलिसी की हाईलाइट क्या है, एक तो इसमें इंडिजिनस फर्म के लिए रिजर्वेशन है। इंडिजिनस फर्म का मतलब है हमारे इंडिया की जो भी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के लिए कुछ बनाती है इक्विपमेंट वगैरह, उनके लिए रिजर्वेशन है, कुछ इक्विपमेंट वो ही बनाएंगी। डिफेंस जो एक्विजिशन प्रोसीजर है डैप 2020, ये इसमें इंडियन वेंडर को भी डिफाइन करता है। इंडियन वेंडर उनको समझा जाएगा जो कंपनी किसी इंडियन सिटीजन जो रेजिडेंट है, हमारे इंडिया में रहता है और सिटीजन भी हमारे इंडिया का नागरिक है, उसके द्वारा कोई कंपनी ओन्ड है, यानी कि वो कंपनी का मालिक है, तो उसको इंडियन वेंडर कहा जाएगा। और उस कंपनी में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको कहा जाएगा इंडियन वेंडर। न्यू बाई कैटेगरी है एक। न्यू बाई कैटेगरी का क्या मतलब है, न्यू बाई कैटेगरी का मतलब ये है कम से कम 50%, एटलीस्ट 50% जो ओवरऑल जो हम फॉरेन से परचेज करते हैं उसका इंडिजिनाइजेशन किया जाएगा। यानी कि जितना हम बाहर से मान लो रसिया से, इजराइल से या यूएसए से कहीं से इक्विपमेंट मंगाते हैं, हथियार वीपन्स वगैरह मंगाते हैं कुछ भी, तो उनका 50% इंडिजिनाइजेशन होगा। यानी कि वो हम जो मंगाते हैं कम से कम उसमें से 50% हमारे इंडिया में ही प्रोडक्शन किया जाए, दोबारा हम उनसे ना मंगाएं। यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, हम टेक्नोलॉजी लें और जो भी हम उनसे मंगाते हैं अपने यहाँ पे कम से कम 50% वो बनाएं फिर उनसे टेक्नोलॉजी लेके। नेक्स्ट है ग्रेटर इंडिजिनस कंटेंट। जो भी हम यहाँ पे बना रहे हैं कम से कम इसमें क्या है, इंडिजिनस जो हमारा इक्विपमेंट में काम आते हैं, जैसे मान लो हम कोई भी मिसाइल बना रहे हैं या कोई भी मान लो डिफेंस के लिए काम आने वाली कोई भी इक्विपमेंट, टैंक या बंदूक बना रहे हैं कोई भी, उसमें जो भी कंटेंट यूज़ हो रहे हैं हमारे इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा हों, हमारे इंडिया में बनाए गए मटेरियल इक्विपमेंट उसमें ज़्यादा यूज हो। 2016 में जितने भी ये इंडिजनाइजेशन था उससे 10% ज़्यादा ये 2020 की पॉलिसी में इंक्रीज़ कर दिया है। इस पॉलिसी में इसमें इंपोर्ट एम्बार्गो लिस्ट है एक। इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि 101 आइटम की जो लिस्ट है ये हमारे इंडिया में ही प्रोड्यूस की जाएगी। 101 आइटम की लिस्ट दी थी इसमें, इंपोर्ट एम्बार्गो लिस्ट, कि ये हम किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे, 101 आइटम अपने इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इसमें एक ये था ऑफसेट लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ने ये कहा कि देखो जब भी मान लो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील हो रही है, मान लो हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि स्टेट का मतलब यहाँ पे नेशन, राष्ट्र है, जैसे हम मान लो फ्रांस से कोई इक्विपमेंट मंगा रहे हैं, इंडिया मंगा रहा है, ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की ये डील है, तो इसमें ऑफसेट क्लाउज है उसको हटा दिया जाएगा। ऑफसेट क्लाउज को, ऑफसेट क्लाउज होता क्या है, ऑफसेट क्लाउज है अगर मान लो इंडिया की गवर्नमेंट ने फ्रांस की गवर्नमेंट से डील की और ये इससे कुछ हथियार मंगा रही है, तो जितना भी ये पैसा दे के मंगा रही है इंडिया फ्रांस से, उसका कुछ परसेंट फ्रांस की गवर्नमेंट हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, हमारे इंडिया में कोई कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, कुछ खोलेगी ताकि हमारे इंडिया में लोगों को जॉब मिल सके। समझ रहे हो। अगर हाँ ये जो फॉरेन जो ऑफसेट क्लाउज है फॉरेन कंट्री से डील करने के लिए, अगर मान लो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट किसी दूसरे देश की जैसे फ्रांस की कोई प्राइवेट कंपनी से डील कर रही है, जब ऑफसेट क्लाउज तब उसके लिए नहीं है, मतलब लागू, मतलब उसके लिए तो लागू होगा, उसके लिए ये एक्सेप्शन नहीं है। मान लो हम किसी
फ्रांस की प्राइवेट कंपनी से डील कर रहे हैं तो फिर ऑफसेट क्लाउज लागू होगा, यानी कि उस प्राइवेट कंपनी को हमारे इंडिया में कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, जितना हमने रुपया दिया है उसका कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा हमारे इंडिया में। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे यूनियन कैबिनेट ने 2021 में ये अप्रूवल दी कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट की पावर दी सीनियर ऑफिसर हैं जो कुछ जैसे वाइस चीफ है आर्म फोर्सेज में, इनको पावर दी है कि वो कैपिटल प्रोक्योरमेंट का मतलब है कुछ परसेंट तक, जैसे मान लो वो हथियार इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके पास पावर हो, इतने करोड़ की पावर वो उनके पास हो, ये अथॉरिटी के वही अप्रूवल दे सके, गवर्नमेंट की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर हम ये देखें क्या क्या दिया, कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में, इसमें यह है कि 100 करोड़ तक का अगर कोई मान लो इक्विपमेंट बनाना है या प्रोड्यूस करना है या इंपोर्ट करना है तो इसमें आर्मी कमांडर जो होते हैं उनको पावर दे दी गई है। चाहे ये कोस्टल गार्ड है उसमें कमांडर हैं जो रीजनल कमांडर, उनके इक्विवेलेंट पावर है आर्मी कमांडर की, इनके पास पावर है। अगर 200 करोड़ तक कोई प्रोक्योरमेंट करना है हथियार वगैरह तो ये डेप्यूटी चीफ होते हैं आर्मी स्टाफ के, उनको पावर है, या मास्टर जनरल सस्टेनेंस या चीफ ऑफ मटेरियल या एयर ऑफिसर मेंटेनेंस, डेप्यूटी चीफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के, या एडिशनल डायरेक्टर होते हैं जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड के, इनको पावर है, वो इतने 200 करोड़ तक के इक्विपमेंट वगैरह मंगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है UNEA प्लास्टिक पॉल्यूशन रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, उसकी ये असेंबली है। यूनेप आपने पढ़ाई होगा, यूनेप 1972 में बनाई गई थी, ये प्रोग्राम बनाया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 1972 में स्टॉकहोम में एक इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम एक जगह है यूरोप में, तो ये स्वीडन में है। स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पे देखो ये स्वीडन ग्रीन यहाँ पे कैपिटल है स्टॉकहोम। यहाँ पे 1972 में इन्वायरमेंट पर्यावरण कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, वहीं पे बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कीनिया की कैपिटल नैरोबी में है। ये कीनिया देखो, ये अफ्रीकन कंट्री है कीनिया, ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है आपको, जो इसकी कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे हेडक्वार्टर है। इसकी असेंबली है जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, एक तरह से इसके लिए डिसीजन लेती है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। इन्वायरमेंट UN इन्वायरमेंट असेंबली, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। इसने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, इसकी 5th सेशन हुआ था। इसने अडॉप्ट किया है एक रिजोल्यूशन में कुछ ड्राफ्ट है, इसमें यह कहा गया है कि इसको इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाया जाएगा 2024 तक। इसको होस्ट कौन कर रहा है? UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही कर रहा है इसको, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये रिजोल्यूशन है जो मेरीन इकोसिस्टम भी इसमें इंक्लूड है, और इसमें कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट भी होगा, कुछ वॉलंटरी प्रोसीजर भी होगा, वॉलंटरी अप्रोच होंगे। यानी कि जो भी मेंबर है ना यूनेप के, उनको कुछ ऐसे इसमें गाइडलाइंस है जो माननी ही पड़ेंगी, कुछ ऐसी हैं वॉलंटरी बेसिस पे, अपनी मर्जी से उनको अपनाना पड़ेगा अपनी कंट्री में, ताकि पॉल्यूशन है जो उसको रोका जा सके। किससे पॉल्यूशन? प्लास्टिक पॉल्यूशन को लिमिट करने के लिए ये बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। तो इसकी ज़रूरत क्या थी लाने की? ज़रूरत इसलिए थी भाई साहब क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अभी जितना है उससे डबल होने वाला है 2024 तक, लगभग 400 मिलियन टन पर ईयर, ये इतना होने की टारगेट है अगले 10 सालों में, मतलब अगले 10-15 सालों में 2024 आते आते। प्लास्टिक पॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? प्रभाव भाई साहब क्लाइमेट चेंज पे पड़ता है, नेचुरल लॉस, पॉल्यूशन होता है इसकी वजह से बहुत सारी डिसीज होती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है, जो फर्टिलिटी है वो भी अफेक्ट होती है इससे, और हार्मोनल चेंज भी होते हैं, हार्मोन्स में चेंज हो जाते हैं इसकी वजह से, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। और जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन फैलाता है। 2050 आते आते ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है प्लास्टिक प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, लगभग 50% इमिशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो टारगेट है ना 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को, ये जो टारगेट है ये अचीव करना मुश्किल हो जाएगा अगर प्लास्टिक पोल्यूशन को नहीं रोका जाएगा। 800 से ज़्यादा मैरीन और कोस्टल स्पीसीज हैं, ये भी प्रभावित होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। 11 मिलियन टन जो प्लास्टिक है वेस्ट, ये हर साल एनुअली ओशन में चला जाता है, समुद्र में, और ये 2024 आते आते ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा ये 11 मिलियन टन से। इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी में शिफ्ट करना जरूरी है ताकि प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम को घटाया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। 2024 आते आते 80% से ज़्यादा पॉल्यूशन अगर घटाना ओशन में तो ये करना ज़रूरी है। जो प्लास्टिक प्रदूषण हो रहा है, जितना भी प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है उसका 55% तक रिड्यूस करना है।
गवर्नमेंट को कम से कम $70 बिलियन तक रिड्यूस करने, मतलब बचाने, सेव करने होंगे 2024 तक आते आते प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। ग्रीन हाउस गैस का इमिशन 25% तक रिड्यूस करना है। 7 लाख एडिशनल जॉब क्रिएट करनी है। यानी कि अगर ये जो सर्कुलर इकोनॉमी अगर अडॉप्ट कर लिया ये आइडिया, तो इतना फ़ायदा होगा 2024 नहीं 2040 आते आते। इसकी आउटकम क्या होंगी अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड कर दिया जाता है, प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म कर दिया जाता है। देखो इसके लिए क्या है आउटकम का मतलब रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा। इसके लिए वर्ल्ड मिनिस्ट्रीज एक साथ आएंगी, इन्वायरमेंट के लिए एग्री करेंगी और एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई जाएगी, स्थापित की जाएगी, और ये लीगली जो बाइंडिंग एग्रीमेंट होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने का, इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। ये जो INC है, INC का मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ये कमेटी स्टार्ट करेगी अपना काम करना 2022 से ही, और इसका टारगेट ये होगा 2024 आते आते ये जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जा रहा है, रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया जा रहा है यूनेप के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के द्वारा, इसको लागू किया जाए, इसको लागू किया जाए। और जो पेरिस क्लाइमेट डील थी ना, पेरिस एग्रीमेंट 2015 का, UNFCCC का, इस डील को भी अडॉप्ट किया जाए, यानी कि इस डील की जो टारगेट है उसको भी अचीव किया जाए। तो यूनेप क्या है, यूनेप हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन्वायरमेंट के लिए ग्लोबल लीडिंग वॉइस है, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए काम करने के लिए हमारे पूरे वर्ल्ड में यूनेप एक अच्छा काम करता है। 1972 में बनाया गया था, केन्या की नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए लीडरशिप प्रोवाइड करता है। एक दूसरी कंट्री पॉलिसी अपनाए ऐसी ताकि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को रोका जाए और फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर किया जाए, इसलिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली क्या है, इसी का गवर्निंग बॉडी है यूनेप की। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसको गवर्न कौन करता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो सबसे ज़्यादा ऊंची कोई बॉडी है, संस्था है, तो यही है यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंट असेंबली। इसमें 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स हैं, जो यानी कि यूनाइटेड नेशन के जो सदस्य देश हैं इस असेंबली में भी हैं, वो सारे सदस्य। और इसकी मीटिंग जो होती है हर 2 साल में एक बार होती है ग्लोबल इन्वायरमेंट गवर्नेंस के लिए। जून 2012 में इसको क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली को, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको रियो+20 के नाम से भी जानते हैं। देखो 2012 में जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको रियो+20 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992 में। इसके तुरंत बाद 20 साल बाद 2012 में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुआ कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन का। तो इसलिए इसको रियो+20 बोलते हैं, क्योंकि 1992 का जो अर्थ समिट हुआ था वो रियो में हुआ था, रियो डी जनेरियो एक भाई साहब सिटी है, रियो डी जनेरियो ब्राज़ील की सिटी है। ब्राज़ील आपको पता है कहाँ पे है नेशन, ये ब्राज़ील भाई साहब, ये साउथ अमेरिकन ये कंट्री है, ये वाला ब्राज़ील, यहाँ पे सिटी है रियो डी जनेरियो। तो रियो में 1992 में हुआ था। इसके ठीक 20 साल बाद ये दोबारा से हुआ, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसलिए इसको रियो+20 भी बोलते हैं। यहीं पे 2012 में क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, जो गवर्निंग बॉडी है यूनेप की, जिसके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया। तो यही टॉपिक थे आज के।